Hello students, welcome once again in unit number 14 biomolecules, and today our session number 15, which is based on the structure of proteins as well as the classification of proteins. We already studied that proteins are the polymers of, we know that proteins are the polymers of alpha amino acids. We know that, right? Alpha amino acids are attached with each other and they form such a type of polymer is called as in proteins. Clear? And they are connected to each other. They are connected to each other by peptide bond or peptide linkage. Sometimes it is also called as a peptide linkage, right? And we know that why chemically peptide linkage is a amide formation. Chemically peptide linkage is an amide formation or amide formed between COOH and NH2 group, right? So the reactions between two molecules of this similar or different amino acids, right? So one molecule of the carboxyl group and another of a NH2. Clear? So chemically peptide linkage is an amide formation between COOH and NH2. So once again, the reaction between two molecules of similar or different amino acids So the reactions between the two molecules of similar or different amino acids. So the combination of proceed through the combination of the NH2 group, NH2 of one molecule and COOH of other. Right? So what the result? So this results in the elimination of a H2O molecule and formation of a peptide bond, and this bond is CONH bond. It's called as a peptide bond. And the product of the reaction is called as in dipeptide because it's made up with two different amino acids. हम दो लोगों को साथ में जुड़ेंगे तो वो डाइपेप्टाइड बनेगा. देखिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी देना चाहता हूँ. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखिए मेरे पास है NH2 CH2 COOH plus H NH CH CH3 COOH, राइट? तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल के पानी निकल गया है. देखिए यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया है. ठीक है,
तो अभी मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, तो NH2 है, CH2 है, CONH है, CH, CH3, COOH. दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज एन पेप्टाइड बॉन्ड. इसको हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे. ठीक है, ये जो बॉन्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है पेप्टाइड बॉन्ड. मैंने किसके साथ, देखिए ये था मेरे पास ग्लाइसिन था और ये मेरे पास क्या था, एलेनाइन था. तो दोनों में एक का COOH दूसरे के NH2 के साथ जुड़ के यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाया है, अभी जो इसका नाम होगा, इसका नॉमेनक्लेचर है, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइसाइल एलेनाइन. यानी इसको हम 3 लेटर्स सिंबल में इस तरह से भी लिख सकते हैं. लेकिन इसमें जो फर्स्ट वन होता है ना, उसमें से जो ग्लाइसिन है, हमें मालूम है इसका नाम क्या है, ग्लाइसिन है. तो मुझे क्या करना, व्हाइल राइटिंग द नेम, सफिक्स इन द नेम ऑफ एमिनो एसिड इज रिप्लेस्ड बाय आइल. सो मैंने यहाँ पे लिख लिया है ग्लाइसाइल. ठीक है, एंड और जो दूसरा होता है उसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है. राइट, तो ये वो है एलेनाइन. अभी ये जो मैंने ओके मैं ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने अभी आपको डाइपेप्टाइड का दिखाया हुआ है, वही डाइपेप्टाइड का स्ट्रक्चर फिर से यहाँ पे मैं पहले एलेनाइन कर दूं बाद में ग्लाइसिन कर दूं तो स्ट्रक्चर बदल जाएगा. देखिए आप, मैं फिर से आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूं. मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, NH2 है, यहाँ पे CH है, CH3 है, COOH है. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है H, NH, CH2, COOH. ठीक है, यहां से मैंने पानी निकाल दिया है. ओके, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है, OH और H निकल जाएगा, पानी का एलिमिनेशन हो जाएगा. तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा ना. मेरे पास NH2 है, यहाँ पे CH है, CH3 है, ये जो है वो CONH है, फिर CH2, COOH. तो ये जो बॉन्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो जो बॉन्ड है वो मेरा पेप्टाइड बॉन्ड है. क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड. उसको हम क्या बोलेंगे, एलेनाइल ग्लाइसिन. हम उसको क्या बोलेंगे, फिर से मैं यहां पे लिख देता हूं आपको, एलेनाइल ग्लाइसिन. लेकिन दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है, दोनों डाइपेप्टाइड ही है. ठीक है, फिर से मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ये जो मैंने दिखाया था वो था एलेनाइन और वो यहां ग्लाइसिन के साथ जुड़ा. क्लियर, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड का भी आपको पता चल गया, जो CONH बॉन्ड होते हैं उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं. तो इस तरह से मुझे यहाँ पे डाइपेप्टाइड मुझे यहाँ पे इस मिल रहा है. देखिए अभी इफ अ थर्ड एमिनो एसिड्स, देखिए मैंने अभी इफ अ थर्ड एमिनो एसिड combines to a dipeptide. क्यों कंबाइन क्यों होना चाहता है, क्योंकि अभी भी इसमें NH2 और COOH तो फ्री ही है. तो इफ अ थर्ड एमिनो एसिड्स कंबाइन्स टू डाइपेप्टाइड, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ ट्राइपेप्टाइड. ठीक है, आपको समझ में आ गया. जो प्रोडक्ट अभी मुझे मिलेगी वो ट्राइपेप्टाइड होगी. और ट्राइपेप्टाइड कंटेन्स 3 एमिनो एसिड्स व्हिच इज लिंक्ड बाय 2 पेप्टाइड लिंकेज. यानी ट्राइपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, 2 हो गए. एक कम हो जाएगा क्योंकि एक दो लोग तो NH2 और COOH तो अभी खुले हुए हैं. सिमिलरली व्हेन 4, 5 और 6 एमिनो एसिड्स आर लिंक्ड, ओके, सो द रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स, जैसे 4 लोग मिल रहे हैं तो उसको हम टेट्रापेप्टाइड बोलेंगे, 5 लोग मिल रहे हैं तो उसको पेंटापेप्टाइड बोलेंगे, 6 लोग मिल रहे हैं तो मुझे इसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सापेप्टाइड कहेंगे. ठीक है, सो इसको हम किस तरह से यहाँ पे दिखाना चाहते हैं. तो देखिए अभी मैं एक और बात यहाँ पे मैं आपको करना चाहता हूं. मैं आपको इस तरह से भी दिखाना चाहता हूं. एक इसमें ओलिगोपेप्टाइड का भी एक टर्मिनोलॉजी आता है. जैसे मैं यहाँ पे इस तरह से भी दिखा सकता हूं, पेप्टाइड्स हैविंग relatively shorter chains means between 2 to 10 amino acids residue are called
ओलिगोपेप्टाइड, उसको हम क्या बोलेंगे? ओलिगोपेप्टाइड्स बोलेंगे। क्लियर हो गया? 2 से 10 के बीच में, ओके, फिर भी आपको 2 के लिए डाइसैकेराइड बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 के लिए ट्राइपेप्टाइड, डेकापेप्टाइड, ठीक है, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। लेकिन 2 से 10 को एक अगर हम नाम देना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे? उसको ओलिगोपेप्टाइड बोल सकते हैं। राइट? क्लियर, समझ में आ गया आपको? फिर से मैं आपको यहाँ पे और बात भी है, मैं आपके साथ थोड़ा, ये डिस्क्रिप्टिव पोर्शंस है, ये लेसन ही पूरा डिस्क्रिप्टिव है। और अभी मैं पॉलीपेप्टाइड की बात करूंगा। पॉलीपेप्टाइड क्या होगा? राइट? सो ग्रेटर देन 10 एमिनो एसिड्स रेसिड्यूज, राइट, ग्रेटर देन, जैसे हमारी बुक में यहाँ पे दिखाया गया है, अ पॉलीपेप्टाइड विथ मोर देन, पॉलीपेप्टाइड हम किसको बोलेंगे? सो व्हेन द नंबर ऑफ सच एमिनो एसिड्स आर मोर देन 10, व्हेन द नंबर ऑफ सच amino acids is more than 10, then the product, right, जो मुझे प्रोडक्ट्स यहां पे मिल रही है, तो ये प्रोडक्ट्स आर कोल्ड पॉलीपेप्टाइड। तो आपको पॉलीपेप्टाइड का भी पता चल गया है, ठीक है। ये तो हम उसको पॉलीपेप्टाइड्स के लिए हम इसको बोल सकते हैं। फिर यहां पे एक दिक्कत और भी है, अ पॉलीपेप्टाइड विथ मोर देन 100 एमिनो एसिड रेसिड्यूज, अ पॉलीपेप्टाइड्स विथ मोर देन 100 एमिनो एसिड, 100 एमिनो एसिड रेसिड्यूज हैविंग, अब देखिए, जो 100 से हैविंग मोलेक्युलर मास, हैविंग मोलेक्युलर मास higher than 10,000 is called a protein। यहां पे दो बात भी, कई बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है कि 100 से ज्यादा एमिनो एसिड्स हो, अगर ये न हो तो 10,000 से ज्यादा मोलेकुलर वेट हो, तो भी हम उसको प्रोटीन की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। कई बुक में ऐसा, जैसे हमारी एनसीईआरटी बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि अ पॉलीपेप्टाइड्स विद मोर देन 100 एमिनो एसिड रेसिड्यूज हैविंग मोलेकुलर मास हायर देन 10,000, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना चाहता हो। लेकिन जैसे मॉरिसन बर्ड की बुक है और दूसरी रेफरेंस बुक में यहाँ पे कई बार ऐसा भी लिखा हुआ है कि हम उसको दोनों में से एक कंडीशंस को भी वो फॉलो करें तो भी वो प्रोटीन में क्लासिफाई हो सकता है। देखिए यहाँ पे है ना, द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन इज नॉट वेरी शार्प। यहाँ पे बिल्कुल इसमें यहाँ में मालूम नहीं होता है कि कौन सा पॉलीपेप्टाइड है या कौन सा प्रोटीन्स है, राइट। देखिए कई एमिनो एसिड्स फ्यूअर यानी थोड़े कम होने के बावजूद भी उसको प्रोटीन्स में है ना, उसको कई बार डिफाइन किया भी जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं, इंसुलिन है। देखिए मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं कि मेरे पास है इंसुलिन, तो इंसुलिन विच कंटेन्स 51 एमिनो एसिड्स। इंसुलिन जो मेरे पास होता है तो इसमें 51 एमिनो एसिड्स होता है, एमिनो एसिड्स। तो हमारी बुक यहाँ पे क्या बोल रही है कि पॉलीपेप्टाइड्स विथ फ्यूअर एमिनो एसिड्स आर लाइकली टू बी कॉल्ड प्रोटीन्स इफ दे ऑर्डिनरी हैव अ वेल डिफाइंड कन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सच एज इंसुलिन। तो उसके पास 51 एमिनो एसिड्स मुझे उसका जो मुझे उसका कॉन्फर्मेशंस में देखूंगा तो वो कुछ प्रोटीन की तरह दिखाई देगा, तो मैं उसको क्या करूंगा, तो कि उसको इस तरह से ट्रीट करूंगा। तो अभी मैंने जो बात की अभी आपके साथ वो मेरा अभी तो मेन मिशन स्ट्रक्चर में ही जाने का है, ठीक है। और स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन दोनों में साथ में लेके मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूं। अभी मैंने आपको क्या समझाया कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड।
ये पॉलीएमाइड बॉन्ड होते हैं, उसको ही हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो किस तरह से हम दिखा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखिए, आप कहा जब भी आप देखेंगे तो एन टर्मिनल लेफ्ट हैंड साइड ही होगा और सी टर्मिनल कहाँ पे होगा, देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, एन टर्मिनल बोलेंगे। जिसका टर्मिनल उसको हम लेफ्ट हैंड साइड दिखाना चाहते हैं, और जो COOH है उसको हम सी टर्मिनल भी बोलते हैं, और सी टर्मिनल को हम राइट हैंड साइड दिखाते हैं, राइट। तो इसको इस तरह से भी दिखाया जा सकता है। अभी जो मेरा नेक्स्ट पोर्शन है, मैं आपको यहाँ पे प्रोटीन्स को मैं और क्लासीफाई इसके मोलिकुलर शेप से भी करना चाहता हूं। देखिए, so proteins can be classified into two types on the basis of their molecular shape। इसमें से फर्स्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है फाइबरस प्रोटीन्स। क्या है इसका नाम, फाइबरस प्रोटीन्स है। तो किसको हम फाइबरस प्रोटीन्स बोलेंगे, आप देखिए, दिस प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ linear thread like molecules which tend to lie side by side to form fibers। आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं। व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल रन होती है, जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉलीपेप्टाइड है, यहाँ पे दूसरी है, यहाँ पे तीसरी है, यहाँ पे चौथी है, या मैं इसको इस तरह से भी हॉरिजॉन्टल भी रख सकता हूं। तो वो जो एक दूसरे के साथ पैरेलल साइड बाय साइड होती है फाइबर्स, तो दिस पॉलीपेप्टाइड चेन, अभी देखिए, द polypeptide chains in them are held together usually at many points by hydrogen bond and some disulfide bonds। तो वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से भी जुड़ी होती है और डाइसल्फाइड बॉन्ड से भी वो जुड़ी हो सकती है। आपको समझ में आ रहा है। तो इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एज ए रिजल्ट intermolecular forces of attraction are very strong। इसकी वजह से क्या हो गया, जैसे मेरे पास यहाँ पे देखिए एक पॉलीपेप्टाइड है, दूसरा पॉलीपेप्टाइड है, यहाँ पे CONH है, उसका भी CONH है, तो दोनों CONH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। कई बार वो सल्फाइड की भी लिंक है, वो जैसे हमने इंसुलिन हमने अभी बताया था, तो इंसुलिन में सल्फाइड लिंक की वजह से उसका इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड हैंस fibrous proteins are insoluble in water। इसकी वजह से वो पानी में इनसॉल्युबल रहता है। इसका एक पॉइंट और भी मैं यहां पे डिस्कस करता हूं। दिस प्रोटीन्स, ये हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है, आर स्टेबल टू moderate changes in temperature and pH। जो pH और टेम्परेचर में मैं थोड़ा इसमें बहुत कम चेंज करने के बावजूद भी, थोड़ा ज्यादा भी चेंज करूंगा, बहुत नहीं, तो भी उसके स्ट्रक्चर्स में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, राइट। देखिए मैं उसका एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। फाइबरस प्रोटीन्स
देखिए हमारा एनिमल्स टिश्यूज है, जैसे हमने आपने कई बार पढ़ा होगा कि ये जो फाइब्रस प्रोटीन्स का जो एग्जांपल्स है वो हम इसमें कैराटीन, वो कहाँ पे होता है, हेयर, जैसे वूल, राइट, सिल्क में भी हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने एक नाम सुना होगा मायोसिन, विच इज इन मसल। तो ये जो एग्जांपल्स मैंने अभी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये कौन से एग्जांपल्स है, फाइबर स्पॉटिंग है। जैसे हमारे हेयर होते हैं, तो हम उसको शैम्पू से धो सकते हैं, क्योंकि शैम्पू दे आर अल्कलाइन इन नेचर, तो पीएच का मॉडरेट चेंज में इसके स्ट्रक्चर में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। हम उसके ऊपर एसिड भी मिस, यानी कोई हमारा लेमन है तो लेमन जूस भी हम उसमें डाल सकते हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं। अगर हमारे बाल है वो थोड़े जैसे हमने पानी से धोए हुए हैं, तो हमें उसको सुखाना है, तो कई बार हम ड्रायर का यूज करते हैं। तो ड्रायर यानी टेम्परेचर हम उसको थोड़ा मॉडरेट चेंज करने के बावजूद भी उसमें कोई चेंज हमें नहीं आता है, लेकिन मॉडरेट चेंज होना चाहिए। इस तरह से वूल और सिल्क को भी आप इस तरह से ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये मायोसिन्स, मसल्स, ये सभी में फाइबरस प्रोटीन्स का जो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे दिया गया है। दूसरा मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं, दूसरा है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। यहां पे क्या होता है कि आप देखिए, द पॉलीपेप्टाइड चेन in this protein is folded around itself in such a way so as to give the entire protein molecule an almost spheroidal shape। जैसे हमने स्पाइरल हम देखते हैं, स्पाइरल बाइंडिंग में हम स्पाइरल को किस तरह से देखते हैं, कुछ इस तरह का शेप है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है आपको? सो द फोल्डिंग टेक प्लेस इन सच, जो यहाँ पे हमारी जो बुक है, हमारी जो एनसीईआरटी की जो बुक है, ये समझा रही है कि दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर्स results when the chains of polypeptide coil around to give a spherical shape। तो और ये जो होती है वो water soluble, these are usually soluble in water। क्यों होती है सोल्यूबल वाटर में? क्यों सोल्यूबल हो सकती है? क्योंकि जो जैसे वो फोल्डिंग करेगा, जैसे मैंने आपको स्पाइरल बाइंडिंग का मैं एग्जांपल, तो वो इस तरह से फोल्डिंग होती है कि उसकी जो नॉन पोलर पोर्शन होते हैं, यानी लायोफिलिक पोर्शंस होते हैं, वो कहां पे चले जाते हैं? दे आर पुश्ड इनवर्ड्स, वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। और हाइड्रोफोलिक पोर्शंस होते हैं, यानी पोलर पोर्शंस है जो वाटर सोल्यूबल है, वो बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो as a result, water molecules interact strongly with the polar groups and hence globular proteins are water soluble as compared to the fibrous proteins। तो आपको समझ में आ गया? जो मैं अभी आपको देखिए, मैंने आपको यहाँ पे एक स्पाइरल बाइंडिंग में आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। तो ये जो पोर्शंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे आप, तो ये ही ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। यहाँ पे ये पेप्टाइड की आखिर पूरी, लेकिन जो इसका इनर पोर्शन, जो जहां से मैंने पेन यहाँ पे अंदर, ये बाहर का पोर्शन है ना, वो पोलर का है, और अंदर का जो पोर्शन है वो यहाँ पे अंदर, तो वो नॉन पोलर पोर्शन। तो पानी यहाँ से डायरेक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बना के उसको सॉल्युबल पोर्शंस में ले जाएगा। और इसको यहाँ पे ऐसा भी बोला जाता है, हम इसको यहाँ ऐसा भी सोच सकते हैं कि एज कंपेयर टू द फाइब्रस प्रोटीन्स, राइट? सो दीज आर very sensitive to small changes in temperature
टेम्परेचर एंड पीएच और टेम्परेचर में जरा सा भी हम चेंज करेंगे तो ये पूरा डीनेचर्ड होके फिर फाइबरस में चला जाएगा। ग्लोब्यूलर प्रोटीन अपनी जो प्रॉपर्टीज है वो उसकी प्रॉपर्टीज निकल जाएगी। ये बहुत सोचने जैसा पॉइंट है। मैं पहले आपको यहाँ पे हमारी जो बुक्स में एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे हमारी बुक ने दिया हुआ है इंसुलिन नहीं है, मैं तो ऐसा भी कह सकता हूं कि हमारे जो बॉडी में ऑल एंजाइम्स है ना हमारे बॉडी में, वो सभी ग्लोब्यूलर प्रोटीन ही है। और हार्मोन्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको हार्मोन्स दिखाया, सभी हार्मोन्स नहीं लेकिन कई हार्मोन्स को जिसमें प्रोटीन हार्मोन्स है, जैसे इंसुलिन है फ्रॉम पैंक्रियाज है, आपने थायरोग्लोब्यूलिन सुना होगा फ्रॉम थायराइड ग्लैंड है, एंटीबॉडीज जैसे हमारे शरीर में रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जीज और डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हीमोग्लोबिन है, फिर फाइब्रिनोजन जो हमारा ब्लड क्लॉट करने के लिए यूज होता है, ये सब भी इसमें आ सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे आप देखिए और एक एग्जांपल है हमारे पास है अल्ब्यूमिन इन एग्स। जो एग अल्ब्यूमिन है वो भी है, आपने देखा होगा अंडे में दो तरह की, इसमें उसको हम क्या बोलते हैं, एग वाइट भी पोर्शन बोलते हैं और एग यॉक भी बोलते हैं। जो पीला वाला पोर्शन है वो हम उसको एग यॉक बोलेंगे, और फिर उसमें वो जो वाइट लिक्विड होता है उसमें, तो उसको हम एग एल्बुमिन बोलते हैं। तो ये एग एल्बुमिन है ना, वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। अगर हम ये एग को जैसे बॉईल करेंगे ना तो वो एग एल्बुमिन में डीनेचर होकर वो फाइब्रस में चलाया जाएगा, वाटर इनसॉल्युबल होगा, फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से जैसे हमारे घर पे कोई मिल्क आता है तो मिल्क में भी ऐसे ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। जैसे हम हमारा जो मिल्क है गर्म करते हैं तो उसमें से कुछ इस तरह से ऊपर के पोर्शंस में हमें दिखा क्रीम जो पोर्शन है वो बाहर निकलने लगता है। पनीर का जो प्रोसेस हम देख रहे हैं कि जैसे दूध में से पनीर बना रहे हैं, तो इस तरह से ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, तो वो फाइबरस प्रोटीन में कन्वर्ट होके ही हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो अभी मैंने जो आपको समझाया है, ठीक है, तो ये जो मैंने अभी शेप की वजह से समझाया है। अभी एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें मैं नेक्स्ट सेक्शंस में लगाऊंगा कि स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द प्रोटीन्स कैन बी स्टडीड एट 4 डिफरेंट लेवल्स। उसका जो स्ट्रक्चर है, शेप है ना, उसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी से भी हम उसको दिखाएंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आज का टाइम मैंने यहाँ पे खत्म हो गया है तो मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम इसका क्लासिफिकेशन आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।